सरकार एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम आए हैं एडवोकेट इस्माइल गौली के पास। असल में बात यह है कि जैसा लगातार आप न्यूज़ें देख रहे हैं कि मुस्लिम आरक्षण को ख़त्म कर दिया गया, इस तरह के न्यूज़ें इस तरह ज़ोरों शोर पे अपने उसी विषय को लेकर हम आज एडवोकेट इस्माइल गौली साहब के पास आए। असल में बोलना ये है कि एडवोकेट इस्माइल गौली साहब जब मुस्लिम आरक्षण के जब मूवमेंट्स चल रहे थे, आंदोलन चल रहे थे, उसमें सहभाग बड़े पैमाने पे कहीं ना कहीं वकील साहब का था। आइए हम उनसे जानने की ये कोशिश करेंगे कि इस फैसले को उन्होंने कैसा देखते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं। एडवोकेट साहब, पहले सरकार एक्सप्रेस में स्वागत है। मुस्लिम आरक्षण को रियासती हुकूमत की तरफ से आज रद्द कर दिया गया, इस फैसले को आप कैसा देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मुसलमानों के आरक्षण की जो बात आज चलाई जा रही है कि फडणवीस सरकार ने एक जीआर पास किया है कि मुसलमानों का आरक्षण रद्द कर दिया गया है, तो मैं 2014 को उस जीआर की भी बात करना चाहूँगा। जो जीआर 2014 में फडणवीस मुख्यमंत्री बनते उन्होंने एक बार पारित किया था और कहा था कि मुसलमानों को दिया गया सभी प्रकार का आरक्षण जो है वो रद्द किया जाता है। अगर उस वक्त एक जीआर पास होकर सारा आरक्षण रद्द किया गया तो आज ये जीआर पास करने की वजह क्या है? क्योंकि जब माननीय उच्च न्यायालय ने मुसलमानों के आरक्षण के बारे में ये निर्देश दिए थे कि मुसलमानों को शैक्षणिक आरक्षण देना जरूरी है और उनको 5% शैक्षणिक आरक्षण दिया जाए। मेरा एक छोटा सा और एक सवाल है इसी के साथ कि आज जो ये इशू हो रहा है कि मुस्लिम आरक्षण को ख़त्म कर दिया गया, मुस्लिम आरक्षण को 5% जो शैक्षणिक आरक्षण मिला था वो कहीं ना कहीं आज ख़त्म हो चुका है। तो मेरा एक सवाल है कि कितने मुसलमानों ने इस आरक्षण का फ़ायदा उठाया था वकील साहब? आज तक उसका कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं था, उसका अमल बजावनी किस तरह से करनी इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं था। सबसे बड़ी बात आरक्षण देने की सिफारिश करना और उसको कायदे में रूपांतरित करते हुए उसकी अमल बजावनी करना, उसको अमल में लाना, ये सबसे बड़ी बात है। अब तक ऐसी कोई प्रक्रिया महाराष्ट्र के अंदर नहीं की गई थी। अगर ऐसी प्रक्रिया अमल में नहीं थी तो फिर लाभ की बात आएंगी कहाँ से? जी, वही सवाल है कि लाभ जब नहीं था तो फिर आज आरक्षण खत्म किया गया, आरक्षण खत्म किया गया, ऐसे न्यूज़ों को आप कैसे देखते हैं? ये सबसे बड़ी बात है कि एक प्रोपेगेंडा होता है जी, कि एप्स्टीन फाइल बाहर आ जाती है। एप्स्टीन फाइल में देश के प्रधानमंत्री और देश के केंद्रीय मंत्रियों के नाम आते हैं। एप्स्टीन के साथ उनकी तस्वीरें आती है, उनकी वीडियोस जो है वो सोशल मीडिया चैनल पे और इंटरनेशनल मीडिया में प्रसारित होते हैं। जी, देश सवाल करने लगता है और ऐसे में ट्रम्प जो अमेरिकी राष्ट्रपति है लेकिन वो भारत के राष्ट्रपति के जैसा बर्ताव करने लगते हैं। हम रशिया से तेल खरीदते हैं जी, तो अब हमको वेनेजुएला से तेल खरीदने के लिए दबाव डाला जाता है जी, और हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद दूसरी बात होती है कि हम अमेरिका के साथ एग्रीकल्चर ट्रेड डील करते हैं, एक ट्रेड डील करते हैं जिससे भारतीय किसानों को पूरी तरह से ध्वस्त किया जा सके। ये सारी चीज़ें जब होती है देश की जनता सवाल करने लगती है, देश के पत्रकार सवाल करने लगते हैं, देश के बुद्धिजीवी सवाल करने लगते हैं, देश के विद्यार्थी और युवा सवाल करने लगते हैं। ऐसे में जब प्रधानमंत्री और उनकी सरकार जब भी खतरे में आती है तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के लोग अभी जो सत्ता में बैठे हैं वो जानबूझकर ऐसे प्रोपेगेंडा को हमारे दरमियान में लाते हैं कि मुसलमानों का आरक्षण रद्द कर दिया गया। जबकि बात होनी चाहिए एप्स्टीन फाइल पर, बात होनी चाहिए अमेरिकी ट्रेड डील पर, बात होनी चाहिए अजित दादा पवार के विमान हादसे में हुए मृत्यु की, बात होनी चाहिए ब्लैक बॉक्स जो जल गया ऐसा जो सरकार स्टेटमेंट देती है, बात उस पर होनी चाहिए। साइंटिफिक क्वेश्चंस अगर रोहित पवार पूछते हैं, साइंटिफिक क्वेश्चंस अगर महाराष्ट्र की जनता पूछती है, उसके सवाल देने की जब बारी आती है तो यहाँ पर धार्मिक ध्रुवीकरण के मुद्दे खड़े कर दिए जाते हैं। जैसे कि कल छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती है और पिछले कई दिनों से शहीद आजम टीपू सुल्तान, इनके बारे में जो है बहुत सारे बोल्ड स्टेटमेंट बताए जा रहे हैं। ये सारे जो सैलाब आया है ये अचानक नहीं है, ये भाजपा और संघ की सोची समझी साजिश के तहत ये सारी चीजें आपके दरमियान में बिछाई जाती है, आपको सर्कुलेट की जाती है ताकि जनता का जो ध्यान जरूरी बुनियादी मुद्दों पर था, जो सवाल सरकार से सब कर रही थी कि अजित पवार की मृत्यु हादसे में कैसे हुई, जो सवाल किए जा रहे थे कि केंद्र के जो मंत्री है एप्स्टीन के साथ क्या कर रहे थे, अमेरिकी ट्रेड डील क्यों हुई, ये सारे जब सवाल खड़े होते देश के अंदर तो धर्म की राजनीति को फिर से आपके सामने खड़ा कर दिया जाता है। क्योंकि धर्म एकमात्र साधन ऐसा है कि जहां पर हम अपनी बुद्धि को जो है
पूरी तरह से बंद करते हुए एक नशे की हालत में, धर्म के नशे की हालत में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने लग जाते हैं और एक दूसरे के खिलाफ में हम खड़े हो जाते हैं लड़ने के लिए, और इससे सत्ता में बैठे लोगों का फायदा होता है। ठीक है, धर्म की बात जहाँ तक है, अगर उस तरह से सोचा जाए वकील साहब, तो एक बात सामने आती है कि जब यही हुकूमत, जिस हुकूमत ने आज मुस्लिम आरक्षण को हटाया या घोषित किया, जो भी किया, तो यही हुकूमत जब विरोधी पक्ष में थी, जब विरोधी पक्ष में देवेंद्र जी फडणवीस थे, तब तो मुस्लिम आरक्षण दो बोल के ऐसा उन्होंने ऐवान में बोले थे, असेंबली में बोले। वही बात तो बता रहा हूँ, इनके कथनी और करनी में अंतर है जी। आज उसी के विपरीत आज उन्होंने एक फैसला दे दिया। इनकी कथनी और करनी में अंतर है। अगर विरोधी पक्ष नेता होते हुए फडणवीस साहब मुसलमानों की आवाज बनते हैं, मुसलमानों की आवाज उठाते हैं, तो हम सबका काम है कि उनकी ताकत बने। लेकिन वही फडणवीस साहब जो सत्ता में आते हैं उसके विपरीत कार्य करने लगते हैं। अचानक से उनके अंदर मुसलमानों के प्रति घृणा भाव पैदा हो जाता है, और जो सरकार ने विरोधी पक्ष में होते हुए फडणवीस साहब ने जो सरकार को सवाल के घेरे में कटघरे में खड़ा किया और मुसलमानों के आरक्षण की बात की, जब सत्ता में बैठते, सत्ता तो सारी उनके हाथ में जी, सत्ता का उपयोग करते हुए मुसलमानों को राहत दे सकते थे, फायदा पहुंचा सकते थे। लेकिन आपने देखा कि मुसलमानों को माननीय उच्च न्यायालय ने निर्देश देने के बावजूद माननीय उच्च न्यायालय का अवमान करते हुए पहला नोटिफिकेशन आपके शपथ विधि के बाद उन्होंने जारी किया था कि मुसलमानों को दिया गया हर प्रकार का आरक्षण रद्द किया जाता है। जब आरक्षण उस 2014 में अगर आपने रद्द किया, तो आज से नया नोटिफिकेशन लाने की जरूरत नहीं है। नोटिफिकेशन लाकर उसको रोकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो प्रक्रिया जारी नहीं है, जिसको शुरू ही नहीं किया गया, उसको रोकने का कैसा नोटिफिकेशन। ये जानबूझकर मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं को एक दूसरों को लड़ाने की ये साजिश है, और महाराष्ट्र इसकी प्रयोगशाला है। और प्रयोगशाला में अब फडणवीस जी जो कहेंगे वो एक्टिविटी होने लग रही है। हाँ, मेरा एक आखिरी सवाल वकील साहब, और सबसे अहम सवाल ये है कि इस फैसले के बाद मुसलमानों में क्या फर्क पड़ेगा, मुसलमानों को क्या फर्क पड़ेगा इस फैसले से? कबीर जी ने कहा है, कहत कबीर सुनो भाई साधो, करनी का पल पाएगा, बोया पेड़ बबुल का तो फिर आम कहाँ से खाएगा। अगर मुसलमानों को आरक्षण का फल खाना है तो आज पेड़ लगाना पड़ेगा, आज उसकी शुरुआत करनी पड़ेगी, आज उसकी सिंचाई करना पड़ेगी, उस पेड़ को बड़ा करना पड़ेगा, ताकि आने वाली नस्लों को उस फल का जायका मिल सके जो आज हम लगाएंगे। लेकिन मुसलमानों के आरक्षण के नहीं, बल्कि सामाजिक सारे मुद्दों को अगर आप ध्यान में देंगे तो मुसलमान आज भी बेशऊर कौम के जैसा बर्ताव कर रहे हैं। हालांकि बाशऊर लोगों का काम है कि आगे आए और मुसलमानों के अंदर जो इलिटरेट मुस्लिम है, जो पढ़े लिखे नहीं है, उन तक पहुंचे, सारी चीज़ें उनके सामने बयान करें, लोगों को इकट्ठा करें, हक की आवाज़ क्या है और हक की पहचान क्या है, इसके बारे में उनसे राब्ता करें। और आरक्षण नीति ज़रूरी क्यों है, इसकी लोगों से इस बारे में बात करें, लोगों का ध्यान इस पर बनाएं, और इसके लिए एक सामाजिक आंदोलन खड़ा किया जा सके। आरक्षण नीति हो, मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो, मुसलमानों के साथ में धार्मिक चिन्हों को चिन्हित करके मुसलमानों की हत्याएं हो, या मुसलमानों के प्रति घृणा भाव करते हुए केंद्र और राज्य ने बनाए हुए कानून हो, इन सब के प्रति अगर हमको इनका विरोध करना है तो हमको जागरूक होना पड़ेगा, हमको आज जागना पड़ेगा। और मुसलमानों को मैं ये आह्वान करता हूँ, उनसे गुजारिश करता हूँ कि वक्त को पहचानिए, तालीम के साथ साथ हमको हर महाज पे हमको काम करना है, लड़ना है, और लड़ते हुए अगर हम इकट्ठा होकर लड़ते हैं तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी जीत है। देखिए, महाराष्ट्र के अंदर निज़ाम गैजेट लागू किया गया। निज़ाम गैजेट लागू किस बिना पर किया गया? जरंगी साहब ने आंदोलन इतना बड़ा किया, पूरा मराठा समाज एक साथ आया, सभी पक्षों में मराठा समाज के लोग हैं, सभी लोगों ने मराठा इस नाम के आगे एक दूसरे का साथ दिया, और सरकार को झुकना पड़ा, और नोटिफिकेशन के माध्यम से कानून में तब्दील करते हुए आरक्षण, मराठा समाज को आरक्षण दिया गया। उसी तर्ज पर मुसलमानों को इकट्ठा होना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, और सामाजिक हैसियत से, संवैधानिक मार्ग से हमको लड़ाई लड़ना पड़ेगी। और ये लड़ाई बड़ी लंबी है, ये 1, 2, 3, 4 मूवमेंट में ये ख़त्म होने वाली नहीं है।
हमको तब तक लड़ना पड़ेगा जब तक हमको हमारा हक नहीं मिलता। और लड़ाई सिर्फ रास्तों पर उतर के नहीं लड़ी जाती। लड़ाई जब इलेक्शंस आएंगे तो आपको सही लोगों का चुनाव करना पड़ेगा। इलेक्शंस आएंगे आपको सही एमपी और एमएलएस का चुनाव करना पड़ेगा। इलेक्शंस आएंगे आपको सही लोग जो है वो किसी भी धर्म से आते हो, अगर वो सेक्युलर माइंड के है तो आपको उनकी ताकत बनना पड़ेगा। और जिनको आप वोट दे रहे हैं, सबसे बड़ी बात उनसे सवाल करना पड़ेगा कि हमने आपको वोट दिया है और हमारे वोट का आप इस्तेमाल करते हुए सत्ता में है, विरोधी पक्ष है, या फिर आप चयनित हुए, आप चुनकर आए हैं, अब उससे हमको क्या लाभ आप पहुंचाएंगे? हमारे आरक्षण का क्या हुआ, हमारे शिक्षण का क्या हुआ, हमारे रोजगार का क्या हुआ, हमारी सुरक्षा का क्या हुआ? ये सारे सवाल हमको उनसे करना पड़ेंगे। इसी सवाल करने की वजह से हो सकता है कि आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में, आने वाले सालों में हमको आरक्षण और सभी क्षेत्रों में हमारा हक और अधिकार मिलने लगेगा। लेकिन इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा, जागना पड़ेगा। ये थे हमारे साथ मौजूद एडवोकेट इस्माइल गौड़ी साहब। इस्माइल गौड़ी साहब, हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।